नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। दस्तक 24 के इस खास प्रोग्राम, एक खास मुलाकात में अभी तक ने आपने देखा था कि स्टूडियो में हम किसी मेहमान को बुला के इंटरव्यू कराते थे, लेकिन आज हम खुद चलकर आए हैं एक ऐसे ही शख्सियत के पास जिनका नाम है डॉक्टर नवल किशोर साक। डॉक्टर नवल किशोर साक जी जो कि लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। आइए उनसे कैंसर के बारे में कुछ बात करते हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर जी हैं। आइए इनसे कैंसर के बारे में बात करते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है या इसके लिए इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम सर से बात करते हैं। कैंसर जैसे मुद्दे पर आपने परिचर्चा की है, तो ये परिचर्चा है जो कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से लोग डरते हैं। एक पुरानी कहावत है, और पुरानी कहावत में ये कहा गया है कि कैंसर अगर किसी पेड़ को मालूम पड़ जाए तो हरा पेड़ है वो पूरा सूख जाता है। और ऐसी बीमारी पर मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने जो पूछा कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें से आज की डेट में सबसे बड़ा जो कारण है, चूँकि मैं हेड एंड नेक सर्जरी करता हूँ, तो हेड एंड नेक सर्जरी का सबसे बड़ा कारण है आज जो युवाओं में तंबाकू का जो प्रचलन हुआ है। आज 5 साल से लेके 85 साल तक का बुढ़ा तंबाकू खाने से सुबह शुरुआत करता है, और मुझे लगता है कि शाम जब रात होती है तो भी तंबाकू खाने से ही उसकी रात की पहली नींद शुरुआत होती है। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि उम्र कोई मायने नहीं रखता, कैंसर का शिकार कोई भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मैंने 20-20 साल के यंग लड़कों के कैंसर के ऑपरेशन किए हैं, और उनकी हिस्ट्री में मैंने देखा कि कैंसर में जो वो लोग 5 साल की उम्र से तंबाकू खाना चालू कर दिया था, सिगरेट पीना चालू कर दिया था। और जब तंबाकू खाते हैं, आप बीटल नट खाते हैं, तंबाकू, खैनी, गुटखा, जर्दा, ये सारी चीज़ें जब आप खाते हैं तो कैंसर की शुरुआत में जो मुंह में लक्षण होते हैं, उसमें जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया की ऐसी स्टेज है। उस स्टेज पर अगर आपने कैंसर के बारे में तंबाकू खाना छोड़ दिया, प्लस एंटी जो कैंसर की जो दवाएं हैं, इसमें फॉलिक एसिड, विटामिन्स, ठीक है, ये सारी जब टैबलेट्स अगर खाते हैं शुरुआत के दौर में तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस खाना चालू रखते हैं तो उसके बाद फिर वही ल्यूकोप्लेकिया आके मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, और आगे चलकर फिर वो प्रॉपर्ली कैंसर में जो कैंसर की जो सेल होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार जब कैंसर में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो प्रॉपर मेडिसिन से ठीक नहीं होता, और उसके लिए फिर आपको प्रॉपर्ली जांच करानी है, और जांच के बाद ही वो चीज़ डायग्नोज होगा। सर, हमारे दर्शकों को ये आप बताइए कि एक सामान्य आदमी जो है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो कैंसर का शिकार हो गया है? देखिए, कोई भी अगर मुंह में घाव जो आप 15 दिन लगातार अच्छी एंटीबायोटिक और अच्छी मेडिसिन्स लेने के बाद भी आपका वो घाव नहीं भर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो उस पेशेंट को तुरंत ही कैंसर चिकित्सक के पास जाना चाहिए, और कैंसर से जो रिलेटेड जांचें हैं उसको तुरंत जांच कराना चाहिए। और मुझे लगता है शुरुआत का जो कैंसर होता है, अगर डायग्नोज हो जाए, और डायग्नोसिस में मोस्टली हम लोग बायोप्सी करते हैं, जिस भी जगह पर जो घाव है वहाँ से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा, जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में बायोप्सी कहते हैं, अगर वो लेके प्रॉपर हिस्टोपैथोलॉजी उसकी हम कराते हैं, और साथ में एक सीटी स्कैन, सीटी फेस विद नेक। अगर मुंह में कैंसर होगा तो उसकी गर्दन में गांठें आ जाती हैं, क्योंकि नेक में पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और कैंसर का मोस्टली जो कारण होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से स्प्रेड होता है। तो सीटी स्कैन और बायोप्सी की जांच से ये क्लियर हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति को कैंसर है। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि कैंसर का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक भी होती है? कैंसर बहुत सारी, जैसे महिलाओं में कैंसर है
ब्रेस्ट का कैंसर है, उसमें एक जीन होता है जिसको कहते हैं BRCA1 जीन, HER2/neu, ठीक है। तो जिस जनरेशन में ये पॉजिटिव होता है तो उसकी आगे वाली जो संतानें हैं, उसकी जो जनरेशन है, जैसे दादी, नानी, परनानी, अगर उनमें कहीं कैंसर रहा है और उसमें इस टाइप का जीन है तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के। कितनी पीढ़ियों तक ये चल सकता है कैंसर? देखिए, अगर ये आनुवंशिक है तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो बहुत लंबे, किसी भी पीढ़ी में इसकी प्रेजेंटेशन उस जनरेशन में आ सकते हैं। मुझे याद है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ MS मैं जूनियर रेजिडेंट सेकेंड ईयर में हुआ करता था, एक फैजाबाद से एक पेशेंट आया करती थी जिसकी माँ और बेटी को, दोनों बेटियों को कैंसर था और माँ को भी कैंसर था। माँ की उम्र करीब 45 साल थी और बेटी की मुझे लग रहा है 20 या 22 साल के आसपास उम्र रही होगी। उस समय मैंने तीनों को कैंसर देखा और इतना कैंसर था उनको, मोस्टली जो कैंसर था उसमें HER2/neu पॉजिटिव था और BRCA1 पॉजिटिव था। इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट का जो एक कैंसर होता है, तो वो उस टाइप का वो कैंसर था और वो बिल्कुल यंग लड़कियों में था। तो कैंसर आनुवंशिक भी होता है, लेकिन एक चीज़ कहा जाता है इडियोपैथिक कॉज, कि जैसे मालूम पड़े कि उनकी माँ और दादी इन सब में कोई में कैंसर नहीं था, इसके बावजूद भी कैंसर हो गया। बहुत सारे मरीज हैं हमारे पास ओरल कैंसर में इस टाइप के आते हैं जिन्होंने कभी भी कोई भी निकोटीन्स का या कोई भी स्मोकिंग, कोई भी खैनी, तंबाकू कभी कुछ खाए नहीं, उनको भी मैंने कैंसर देखा है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कोई भी पीढ़ी में, जैसे मान लो फादर या ग्रैंड फादर कोई भी अगर खैनी वैनी खा रहा है या तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उनके पीढ़ियों में ये दिख सकता है? नहीं, अगर कोई खैनी खाने से, तंबाकू खाने से अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो उसकी जनरेशन में कैंसर हो ऐसा नहीं है। अच्छा। वो आनुवंशिक अलग होता है और किसी कारण से ओवर एडिक्शन, ओवर टबैको कंजेशन, ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के कारण तो वो सीमित दायरे तक रहेगा, उनके जनरेशन में इस टाइप की चीज़ नहीं जाएगी। यानी कि आनुवंशिक कैंसर जो होता है वो अलग होता है। दर्शकों को ये बताएंगे कि कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? देखिए, कैंसर, चलिए हम ऊपर से लेकर नीचे तक शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। हमने ओवर स्कैल्प भी कैंसर देखा है, मतलब खोपड़ी के ऊपर की हड्डी पे, ठीक है। आई में हमने कैंसर, आई में कैंसर हमने बहुत सारे पेशेंटों की आंख निकाला है जिसको इन्यूक्लिएशन ऑफ आई कहते हैं। और ज़्यादातर जो इन्यूक्लिएशन ऑफ आई के पास में जो कैंसर देखा है वो सुबेसियस ग्लैंड वाला कैंसर होता है। वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं होता है और मोस्टली उसमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं होती। सर ने अभी कीमोथेरेपी की बात की तो इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले तो मैं आपको कैंसर के जो प्रकार पूछे हैं ना, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। नाक में भी नेजोफेरेंजियल कैंसर हो सकता है, ठीक है। मैक्जिला में कैंसर हो सकता है। मैक्जिला से जब नीचे आते हैं हम, एल्वियस पे कैंसर हो सकता है। हार्ड पैलेट होता है, वहाँ भी कैंसर होता है। सॉफ्ट पैलेट पर भी कैंसर होता है। अब मोस्टली सबसे ज़्यादा जो कैंसर मुंह में पाया जाता है वो बक्कल म्यूकोसा का कैंसर होता है। बक्कल म्यूकोसा मतलब मुंह की अंदर की जो खाल है उसमें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट मिलते हैं वो ओरल कैविटी में बक्कल म्यूकोसा के कैंसर मिलते हैं। ये सब तंबाकू खैनी वगैरह खाने से ही होता होगा। और उसके बाद मुंह से हम नीचे आ जाते हैं, खाने के रास्ता, तो इसमें ओइसोफेगस, खाने के रास्ते में भी कैंसर हो सकता है। फिर हम नीचे आते हैं तो फेफड़े में भी कैंसर होता है। हार्ट में कैंसर मैंने अभी तक कोई मरीज, आज तक मैंने अभी हार्ट का पेशेंट नहीं देखा। हार्ट में अभी कोई कैंसर आपने देखा नहीं है? हाँ, मैंने। संभावना क्या है इसकी सर? संभावना तो कहीं भी हो सकता है, मेटास्टेटिक डिसीज है तो कहीं भी हो सकती है। और फेफड़े से नीचे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लिवर। और लिवर का जो कैंसर है वो बहुतायत की संख्या में पाया जाता है। और सबसे खराब बात उसके लिए ये है, लिवर में जो मेटास्टेटिक, लिवर के राइट और 2 लोब होते हैं और सेगमेंटल बाइज करें तो उसमें 8 सेगमेंट में उसको बांटते हैं। तो अगर लिवर का कैंसर शुरू एक लोब में कहीं होता है तो उसका प्रॉपर्ली हेपेटेक्टमी हो सकता है। लेकिन जब लिवर में जो कैंसर होता है ना, बहुत सारे पूरे लिवर में स्प्रेड हो जाता है और छोटा छोटा स्प्रेड हो जाता है, तो उसको मेटास्टेटिक डिसीज़ बोलते हैं। और उस मेटास्टेटिक डिसीज़ में बेसिकली हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते,
तो उसके लिए बस हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं। और लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर वन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गॉल ब्लैडर कैंसर है। इसका स्टडी किया गया, उसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसमें मोस्टली ऐसा माना गया है कि हम लोग जो सरसों का तेल है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं दैट वाज द रीज़न। सरसों के तेल का यही रीज़न हो सकता है कि इससे भी कैंसर हो सकता है? हाँ, जो स्टडी मैंने पढ़ा था उसमें नॉर्थ ईस्ट में जो गॉल ब्लैडर कैंसर में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया गया है उसमें सरसों का तेल। ये जानकारी तो शायद हर घर में होनी चाहिए कि सरसों के तेल से कैंसर होता है, लेकिन अगर ये जानकारी सबको पता चल जाए तो शायद सरसों का तेल भी कोई भी इस्तेमाल ना करे। नहीं, दिस इज़ नॉट डेफिनेटली, बट आई हैव टू स्टडी। मैंने स्टडी किया था और मेरे से यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर इन नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ कॉलन, सी कॉलन में आंत का कैंसर कहीं भी हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ठीक है। और उससे नीचे आ जाओ जेनेटेलिया में बहुत सारा कैंसर होता है, सी पेनिस भी, हमने बहुत सारे पेनेक्टमी किए हैं पेशेंट की। और अगर महिलाओं की बात करें तो, और नीचे अभी पेल्विस से नीचे हम जब आते हैं तो जांघ में भी कैंसर हो सकता है। मैंने रात ही एक महिला का जांघ का कैंसर ऑपरेट किया है जिसको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा था। और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो सी सर्विक्स, बच्चेदानी के कैंसर। और उसके कारण में एक वायरस होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो आजकल जो मॉडर्न एरा है आप देख रहे हो, इस मॉडर्न एरा में कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि जो किस करते हैं, मतलब जेनेटेलिया में भी लोग किसिंग करते हैं, तो उसमें बेसिकली ऐसा देखा गया है कि मालूम पड़े मुंह से कैंसर फीमेल्स को ट्रांसमिट हो गया। कैसे हुआ कि हम जब किस किया और सपोज दैट किसी पर्सन को जो किस कर रहा है फीमेल जेनेटेलिया को, तो मुंह में उसके HPV वायरस था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और वो वायरस जब जेनेटेलिया में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर फिर अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देता है, एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू CA सर्विक्स। तो दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ मॉडर्न एरा। मतलब है कि ये ट्रांसमिट हो गया कैंसर। हमारी कुछ गलतियाँ भी कैंसर के शिकार बना सकती हैं। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अगर उन चीज़ों पर कंट्रोल करके रखा जाएगा और उनके बारे में अवेयरनेस किया जाएगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कैंसर पर हम काफ़ी हद तक आगे कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सर ये है कि सबसे ज़्यादा मेल में या फीमेल में किस में कैंसर होता है? मेल की बात करूं तो बेसिकली हेड एंड नेक के पेशेंट बहुत ज़्यादा कैंसर हैं। आज युवाओं में जो चलन चला है खासकर तंबाकू का, उसमें इतना सुबह से शाम तक मैं देखता हूं कि बहुत पर डे 10 पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट तो हमारे पास ओरल कैंसर के आते हैं, और हर हफ्ते में मैं 10 पेशेंट ऑपरेशन करता हूँ। और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो इंडिया में CA सर्विक्स है, गॉल ब्लैडर है, ये बहुत ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। तो मेल और फीमेल में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा डाटा तो नहीं है हमारे पास, बट जो हेड नेक के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता हूँ। अगर हेड नेक और CA सर्विक्स के पेशेंट उतना बहुतायत में नहीं है, लेकिन ओरल कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेल और फीमेल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेल में डेफिनेटली कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं। ये तो हम बात किया अभी तक कि कैंसर कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, बचाव क्या। अब हम आते हैं डॉक्टर नवल जी के हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं कि इनका बेस कब रखा, कब इसका निर्माण हुआ, और यहाँ पे किस किस तरह के पेशेंट आते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना बेड की सुविधा है, और लोगों को क्या राहत मिलके यहाँ से जाती है। ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो हॉस्पिटल का आपने निर्माण किया, तो क्या दिमाग में आपके आया था कि कैंसर के कैसे मरीज़ हो सकते हैं? देखिए, हर चीज़ के बारे में मतलब कहते हैं ना कि बचपन से शौक़ होता है। अब मुझे लगता है कि मैं जब MBBS करने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो कैंसर का जो चलन है वो हर डिपार्टमेंट में कैंसर के ऑपरेशन होते हैं।
और मैं जनरल सर्जरी में जब एमएस कर रहा था तो हमारे यहाँ जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर शैलेंद्र यादव, डॉक्टर शैलेंद्र यादव जो हमारे बहुत ही अच्छे रेनॉल्ड सर्जन कहे जाते हैं और जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ आज जो भी हूँ मैं, गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के अंडर में जो मैंने सीखा है और उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हॉस्पिटल के बारे में। और कैसे मैं एमएस करने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से पास आउट होता हूँ और एमएस के दौरान मैंने बहुत सारे कैंसर के ऑपरेशन गुरुजी से सीखे। डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी जो अभी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में, अभी भी वो केजीएमयू में ही है। आज जो कैंसर के नाम से मैं देखता हूँ कि जो दूसरे अस्पताल हैं, दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कैंसर के नाम पर लाखों रुपए लेते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तंबाकू की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ तंबाकू की पैदावार ज़्यादा होगी तो वहाँ कैंसर भी ज़्यादा होगा। WHO का जो स्टडी किया गया उसमें देखा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कैंसर है और उसमें भी देखा गया कि जो हमारा जो आगरा वाला जो बेल्ट है जहाँ तंबाकू की बहुत आयत है, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, बदायूं, यहाँ तंबाकू की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। और ऑब्वियसली जहाँ तंबाकू की पैदावार होती है तो लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं और तंबाकू ज़्यादा खाएंगे तो उनको कैंसर होगा। और सबसे दुखी बात यह है जो मेरे मन में आई, मैं मदर टेरेसा जी से बहुत प्रभावित था, APJ कलाम साहब से बहुत प्रभावित था। तो मुझे लग रहा कि मैं यहाँ लखनऊ में अगर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी करूँगा या लखनऊ की किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर तैनात रहा और गवर्नमेंट जॉब में भी रहा मैं 1 साल तक, लेकिन इन सब चीज़ों से मेरा मन नहीं भरा। मेरा असली मन है ना वो गांव में बसता है, गरीब में बसता है। और मुझे लगता है जो गरीब मरीज़ को मैं जिस तरह से मदर टेरेसा जी कुष्ठ रोगों के लिए काम करती थी, मुझे लगता है कि कोई मरीज़ आता है मेरे पास और हाथ जोड़ के कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है और आप मेरा इलाज कर दीजिए, और उस मरीज़ का मैं जब इलाज करता हूँ और वो मरीज़ ठीक होता है तो मुझे सच्ची जो खुशी होती है वो गांव के तमाम गरीब मरीजों का ऑपरेशन करने में खुशी होती है। और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर रहता तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ चंद मरीजों का फ़ायदा कर पाता। इसलिए मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज में मैंने अस्पताल बनाया। आपको बता दूं कायमगंज इज़ द बिगेस्ट हब। जी सर, इसके अलावा भी आपके पास एक और हॉस्पिटल है? डेफिनेटली दो अस्पतालों पर मैं काम करता हूँ। ये कहाँ पे है सर? एक मेरा लखनऊ हरदोई रोड पर लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के नाम से है और जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज में लक्ष्य हॉस्पिटल एंड एसोसिएटेड प्रतिभा डायग्नोस्टिक के नाम से हमारा हॉस्पिटल, जहां पर बेसिक मकसद मेरा यही है कि वहां के हॉस्पिटल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम मरीज प्लस दिल्ली, गाजियाबाद और गुजरात, बॉम्बे, मतलब हमारे जो फर्रुखाबाद के आसपास के जो जनपद हैं उनके रिश्तेदार जहाँ भी इंडिया में रहते हैं वो सारे के सारे मरीज़ हमारे लक्ष्य हॉस्पिटल कायमगंज में आते हैं। और कायमगंज में बेसिकली जस्ट स्क्रीनिंग या ब्रेस्ट के ऑपरेशन आज की डेट में मैंने वहाँ चालू कर दिए हैं, लेकिन चूँकि जो अभी वहाँ पूरी सुविधाएं नहीं हैं, इसके मतलब नई सुविधाएं वहाँ पूरी हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो ओरल कैंसर की जो सर्जरी होती है बड़ी सर्जरी होती है जिसमें हम एक तरफ का मुंह का जबड़ा निकालते हैं, गर्दन का ऑपरेशन करते हैं और छाती से मांस जो उठाते हैं जिसको PMMC फ्लैप बोलते हैं और वो फ्लैप लगाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत सारी वेसल्स हम लोग जब बांधते हैं तो कहीं ना कहीं किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो प्रॉपरली फॉलो अप और मॉनिटरिंग वहाँ ओरल कैंसर के पेशेंट की नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पर ओरल कैंसर नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ भी सारी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है मैंने आज तक अपने देखने की वहाँ पर कभी किसी मरीज से फीस नहीं लिया, चाहे मेरे कायमगंज का हॉस्पिटल हो या लखनऊ हो। मैंने आपकी फीस कुछ नहीं है सर? नहीं, डेफिनेटली मैंने प्रिस्क्रिप्शन के नाम पर आज तक किसी भी मरीज से, चाहे वो कहीं से आया हो, आज तक मैंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। देख सकते हो मेरा ये लेटर पैड, मेडिसिन पैड है, इसमें सबसे पहली लाइन यही लिखी है, देखिए, अवर फ्री कंसल्टेंट। जी बिल्कुल, मतलब तो मैं आज तक अपनी देखने की फीस मैंने कहीं नहीं ली। और लखनऊ के हॉस्पिटल में मैं सारी सर्जरी करता हूँ, यहाँ पर ओरल कैंसर पर डे करता हूँ
सर यहाँ पे जैसे सुविधाएं क्या क्या हैं, किस किस चीज़ का ऑपरेशन हो जाए वो बता दें। यहाँ पर हेड एंड नेक सर्जरी में खासकर मुंह के कैंसर, जीभ के कैंसर, आंत के कैंसर, गॉल ब्लैडर के कैंसर सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन बहुतायत की संख्या में ओरल कैंसर होते हैं। सर आपके ऑपरेशन को लेकर सर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं पब्लिक के बीच में जी। आप ये बताइए कि अभी तक आपने लगभग कितने ऑपरेशन किए होंगे और सबसे बड़ा ऑपरेशन आपका क्या रहा? आप कोई भी काम अगर अच्छा करते हैं तो आपके लिए वो बड़ा नहीं है, और आप छोटा सा भी कोई सर्जरी है उसको नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी आपके लिए सर्जरी है। और मुझे लगता है हेड एंड नेक सर्जरी में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि हेड एंड नेक सर्जरी में जिसमें गर्दन का ऑपरेशन करते हैं, जबड़ा निकालते हैं और PMMC फ्लैप लगाते हैं, अमूमन मैं 1 घंटा 10 मिनट में, अब तक का जो रिकॉर्ड है, शायद मैंने एक दिन एक पेशेंट अपने ऑपरेशन थिएटर में देखा था, उसमें मैंने 55 मिनट में ये कर दिया था। और वही दूसरी डॉक्टर इसी सर्जरी को 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 8-8 घंटा, हमें अभी हमारा एक असिस्टेंट बता रहा था, किसी यहीं लखनऊ के दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था, उन्होंने 8 घंटा इस सर्जरी में ले लिया। ये आपके डिग्री के सामने एक FICS डिग्री लिखी हुई है, इसका मतलब क्या आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, FICS का फुल फॉर्म है फेलोशिप ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन। इसके लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ MS चूँकि मैं MS में कैंसर पे मैंने बहुत काम किया और ख़ासकर ब्रेस्ट कैंसर पे काम किया। उस समय हम जब MS में थे तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर थीसिस में हमारा टॉपिक था, और कहीं ना कहीं जो हमारा रिसर्च वर्क था MS के दौरान, उसी के चलते मैं आगे मेरी अभिलाषा हुई कि मुझे आगे कैंसर पे काम करना चाहिए। और ख़ासकर ब्रेस्ट कैंसर में जो हम लोग काम किया करते थे उसमें 3 तरह के पेशेंट हुआ करते थे। एक वो महिलाएं जिनको कोई कैंसर नहीं है, एक टीनएजर्स जिसमें फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोएडेनोसिस मतलब आंचल की जो गांठ, सिंपल गांठ होती है वो, और प्लस तीसरा जिनको कैंसर ब्रेस्ट हो गया है। इन तीनों पेशेंट का सैंपल लेके हम लोग CDRI में PCR और TNF अल्फा जो जीन है उस पर काम किया करते थे। इस सारे वर्क पे पूरे वर्ल्ड में करीब 11 स्टूडेंट उस समय काम कर रहे थे, और हालांकि मेरा जो कंक्लूजन आया उसमें TNF अल्फा का जो रोल है वो पॉजिटिव नहीं आया, वो इनकन्क्लूसिव आया, ठीक है। लेकिन जैसे खून की जांच, जैसे मलेरिया किसी को हो गया, बुखार आया, आज देख रहे हैं कि ज़रा सा ब्लड का एक सैंपल लिया और तुरंत स्लाइड बना के मालूम पड़ जाता है कि इसको मलेरिया है। ऐसे ही हम लोग काम करना चाहते थे कि इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे, लेकिन वो इनकन्क्लूसिव आया। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, फेलोशिप ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन, तो ये जो मुझे बंगलौर में इसका FICS से मैं अवार्ड हुआ था, उसके लिए प्रॉपर्ली एक पैनल होता है, उस पैनल में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका जो डेसिग्नेशन बनता है तो उसका कारण है। और विदेशों में अभी आगे मेरा प्लान है, अभी FACS फेलोशिप ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन इस साल 2019 में मैं करूँगा, और उस समय अमेरिका जाऊँगा। अमेरिका के लिए मेरा प्लान है, तो उस पर मैं जितना बेटर यहाँ इंडिया के लोगों के लिए दे सकता हूँ वो दूंगा। सर आपके बारे में सुना गया है कि आप राजनीति में भी आ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजनीति सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, राजनीति है ना वो सारे तालों की चाबी है। और मुझे लगता है कि कैंसर पर मैंने जितना काम कर लिया, इतना सारा काम कर लिया, बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के और पूरे इंडिया से इतने सारे ऑपरेशंस कर दिए, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैंसर के जो मरीजों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे बेसिकली आज सबसे बड़ी समस्या कैंसर की यहाँ हमारे यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और SGPGI लखनऊ, यहाँ 3 जगह ही लखनऊ में मात्र रेडियोथेरेपी सेंटर है। और रेडियोथेरेपी की जो मशीन है बहुत महंगी आती है, प्राइवेट में है वो लाखों रुपए लेते हैं। और बहुत सारे मरीज हैं जो अनऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, जैसे CA टंग, किसी को जीभ के पिछले रिश्ते में कैंसर हो गया, तो वो सारे मरीजों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जितनी सुविधाएं हमने सोचा था। तो मुझे लगता है उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पे मुझे जाना पड़ेगा। आज की डेट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो विचारधारा है, जो समाजवाद की विचारधारा है, जिस विचारधारा को कभी
माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया। आपका झुकाव किस पार्टी की तरफ रहेगा, या आप किस पार्टी की तरफ से लड़ना चाहेंगे? बात लड़ने की, चुनाव की लड़ने की नहीं है, बात सिर्फ है विचारों की। जी। आप किन विचारों को फॉलो कर रहे हैं? तो मैं वही बता रहा था, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रभावित हूँ और उन विचारों को माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया। आज की डेट में उसी विचारधारा को, इस देश के भविष्य, हम सब युवाओं की पहली पसंद और दिन रात इस देश की तरक्की के लिए, खासकर गरीब, पिछड़े और तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो दिन रात काम करते हैं, उनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ और उसी विचारधारा को आगे अपने प्रोफेशन के द्वारा राजनीति में इम्प्लीमेंट करके मैं इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ, देश के तमाम जो कैंसर के मरीज़ हैं, मुझे लगता है उसके लिए राजनीति सबसे अच्छा माध्यम होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका शुरुआत के दौरान जहाँ भी कोई भी घाव, खासकर मुंह के घाव, अगर लगातार 15 दिनों तक ना भरे, अच्छी एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी, तो तुरंत ही कैंसर चिकित्सक से मिलकर एक बढ़िया सी अपना जांच कराएं। और खासकर आज युवाओं में जो तंबाकू का चलन बढ़ा है, नशे का जो चलन बढ़ा है, खैनी, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए मैं अपील करता हूं। सर, आप अपना कीमती समय दस्तक 24 को दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शकील अहमद जी, आपको और दस्तक चैनल के जितने भी इसके सब्सक्राइबर हैं और जितने इसके ऑडियंस हैं, जितने देखने वाले हैं और जो भी लोग देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत